नमस्कार, मैं रविश कुमार। विद्या कसम पर लोग डाउट नहीं करते हैं, इसलिए विद्या कसम खाकर कहता हूं कि मुझे सचमुच नहीं पता था कि हमारे नेता विश्व साइकिल दिवस भी मना सकते हैं, जो साल भर हाईवे और हाईवे के बाद एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे के बाद सुपर एक्सप्रेसवे का सपना दिखाते रहते हैं। इनकी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साइकिल का संबंध राजनीति से नहीं है। विपक्ष में रहते हुए तेल की कीमतों के विरोध में साइकिल एक अनिवार्य तत्व है। तब साइकिल की महानता के लिए नहीं लाई जाती है, बल्कि यह बताने के लिए लाई जाती है कि तेल इतना महंगा हो गया है कि कार छोड़कर गई गुजरी साइकिल चलाने के लिए मजबूर है। इस तरह साइकिल चलाकर पेट्रोल की कीमतों का विरोध पूरा होता है और सत्ता में आने के बाद नेता एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में व्यस्त हो जाते हैं। प्राइम टाइम के ग्लोबल दर्शकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उनका यह एंकर विश्व साइकिल दिवस टाइप दिवसों का नोटिस नहीं लेता है, खासकर तब जब यह विश्व पर्यावरण दिवस के 2 दिन पहले आ गया है। यह दिवस नया लॉन्च हुआ है, 2018 से मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि केवल स्कूली निबंधों में साइकिल का संबंध पर्यावरण से होता है, बाकी विकास के राजनीतिक निबंधों में साइकिल का संबंध किसी से नहीं होता। तो मैं बात कर रहा था कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे नेता साइकिल दिवस मना सकते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री का साइकिल दिवस पर कोई ट्वीट नहीं मिला, लेकिन इस साल जब विश्व साइकिल दिवस मनाते देखा तो पिछले साल की एक घटना स्मृति कॉर्नर से निकलकर सेंटर में आ गई। घटना 16 नवंबर 2021 के दिन घटी थी। पूर्ववर्ती संयुक्त प्रांत अद्यति उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रांत नामक भौगोलिक खंड में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, यह बताने के लिए कि एक्सप्रेसवे विकास की हर गति का द्योतक है। रफाल नामक नवीन आयातित हमलावर विमान को उतार दिया गया। इसकी गर्जना से विकास गूंज उठा। संदेश प्रसारित हुआ कि यह सड़क केवल एसयूवी कारों के लिए नहीं, लड़ाकू विमानों के लिए भी योग्य है। उस दिन का सीधा प्रसारण थोड़ा टेढ़ा होकर देख रहा था, तब भी भनक तक नहीं लगी कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में साइकिल दिवस के लिए जगह है। कैसे भनक लगती? साइकिल चलाने वाली जनता को गांव-गांव से बसों में लादकर यहां साइकिल नहीं, विमान दिखाने लाया गया था। प्रधानमंत्री जानते होंगे कि जनता सपने में साइकिल नहीं, जहाज और कारें देखती। साइकिल तो बच्चों के सपने में आती है जब बर्थडे आता है। अतः प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे की कल्पना से साइकिल को दूर ही रखा। वैसे ऐसे एक्सप्रेसवे पर टोल ही इतना लगता है कि साइकिल वाले क्या ही दे पाएंगे, और जब 2 व्हीलर की एंट्री बंद होती है तो साइकिल की बात ही मत पूछो। हे साधु, इसलिए गांव से लाई गई ग्रामीण जनता के सपने में यह बात कहीं से आ ना जाए कि इस सड़क पर उनकी साइकिल जहाज बनकर उड़ा करेगी। उन्हें असली जहाज दिखा दिया गया और साइकिल उनके सपने के बैक सीट पर चली गई। प्रधानमंत्री मोदी का प्रसंग इसलिए आ गया क्योंकि आज उन्होंने ट्विटर पर विश्व साइकिल दिवस की शुभकामनाएं दी और साइकिल चलाते हुए गांधी जी की तस्वीर साझा कर दी। लिखा है, साइकिल चलाते गांधी जी दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। तब से सोच रहा हूं कि गांधी जी प्रेरणाओं के खनिज भंडार हैं। वे इतनी प्रेरणा देते हैं कि प्रेरणा लेने वाले भी 2-4 प्रेरणाएं भूल जाते होंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि गोलवलकर और सावरकर ने साइकिल नहीं चलाई होगी, चलाई ही होगी। ये व्हाट्सएप अंकल हैं,
दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। जिस रफ्तार से दुनिया व्हाट्सएप देख देख कर अपनी आंखें खराब कर रही है, जल्दी ही बिना चश्मे वाली आंखों को ढूंढना असंभव हो जाएगा। तब कोई चश्मा दिवस घोषित होगा और गांधी को भुला चुके लोग एक बार फिर से चश्मा पहनने की प्रेरणा का लोड गांधी पर डाल देगी। इस तरह खुद को व्हाट्सएप दोष से मुक्त कर लेंगे। और यह भी नोट कीजिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्राइम टाइम के एपिसोड को समझने के लिए अक्षय कुमार से इतिहास में डिग्री लेनी पड़ेगी। बाकी आम कैसे खाना है वो तो रवीश कुमार फ्री में सिखा ही रहा है। हमें दिमाग में कुछ मिला नहीं। साइकिल दिवस की बात इसलिए की क्योंकि साइकिल का संबंध पलायन से जुड़ने जा रहा है और पलायन का संबंध कश्मीरी पंडितों से। कश्मीरी पंडितों का जीवन फिर से अनिश्चित होता जा रहा है। घाटी में लौटकर अपने पुरखों की जमीनों में बसने का सपना चोट खा रहा है। लेकिन उनकी कहानी पर आने से पहले उन साइकिलों की व्यथा से दो चार होना ही चाहिए जिन्हें पलायन करते मजदूर देश के भीतर बन गई सीमाओं पर छोड़ गए थे। पिछले साल प्रयागराज में गंगा के तट पर रेत के उड़ने से कब्रें प्रकट हो गई थी। बताया गया कि कोविड से मरने वालों को यहां दफनाया गया है, लेकिन सरकार ने परंपरा का सहारा लेते हुए इस विवाद को प्रकट होने के बाद भी विलुप्त कर दिया। कुछ कहानियां आसानी से दबा दी जाती हैं तो दबा दी गई कुछ कहानियां भी आसानी से बाहर आ जाती हैं। जैसे किसी नरकंकाल की तरह सड़ गल चुकी ये साइकिलें विश्व साइकिल दिवस पर प्रकट हो गई हैं। पलायन की एक दबा दी गई कहानी को लेकर जो तब आप नहीं जान सके थे, तब आप यही जान पाए थे कि 2020 की चिलचिलाती धूप में पैदल चलते मजदूरों ने पलायन के लिए साइकिलें ढूंढनी शुरू कर दी। साइकिलों की बिक्री बढ़ गई। हम नहीं जानते कि यहाँ कबाड़ हो चुकी कितनी साइकिलें नई नई खरीदी गई थी। इनमें से कितनी पुरानी थी जिसे मजदूर अपने साथ लेकर पलायन कर रहे थे। साइकिलों का यह कबाड़ खाना यूपी के सहारनपुर का है। इसे रिकॉर्ड करने वाले अशोक कश्यप ने बताया कि इस जिले से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में काम करने वाले मजदूर अपनी साइकिलों से यहां प्रवेश कर रहे थे और दूसरी जगहों पर जा रहे थे। तब सहारनपुर की सीमा पर अपनी साइकिलों के साथ जब्त कर लिए गए। जब्त हुए मजदूरों को पिलखनी के राधा सत्संग भवन में क्वारंटीन के लिए रखा गया और वहां से बस के जरिए सभी को घर भेज दिया गया। करीब 25,000 मजदूर अपनी साइकिलें छोड़ गए थे और एक टोकन ले गए। जिलाधिकारी अश्विनी सिंह का कहना है कि राधा स्वामी सत्संग भवन के पदाधिकारियों से सभी मजदूरों का नंबर लिया गया था। जो साइकिल लेने नहीं पहुंचे उन्हें फोन किया गया। 5400 कामगार मजदूर अपनी साइकिल लेने नहीं पहुंचे। प्रशासन ने 2 साल के इंतजार के बाद 21,20,000 रुपए में इन्हें नीलाम कर दिया। ये साइकिलें मजदूरों के सपने में तो होंगी या आनी बंद हो गई। अगली बार अक्षय कुमार जब कवि बनकर आएंगे तो उनसे पूछिएगा। इन साइकिलों का संबंध पलायन से है और पलायन का संबंध कश्मीरी पंडितों से। कश्मीरी पंडितों के पलायन की स्मृति में साइकिलें तो जरूर होंगी। जब उन्होंने नई जगह पर जीरो से शुरुआत की होगी, साइकिलों पर सामान बेचे होंगे। इस कहानी में एक बात अलग से नोट कीजिए, पलायन करते मजदूरों की साइकिल से सरकार ने पैसे कमाए। इससे पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ वह तो नहीं बता सकता, मगर सरकार की जेब भर गई। कश्मीरी पंडित अगर इस कहानी को समझ जाएंगे तो उनकी कहानी भी यूपी बिहार के लोग समझ जाएंगे। जी वैसे तो लगभग सब कबाड़ हैं, लेकिन कोई अच्छी निकल जाती है तो हम ग्राहक से 1000-1200 तक की मांग करते हैं जी। अच्छा। बाकी ग्राहक के जेब में कोई 500, कोई 700, कोई 800 दे देते हैं। तो लगता है कि आपका ये जो साइकिल जो आपने जो ठेका लिया है जी। कितना इसमें आपको नुकसान है या फायदा है? जी साहब, हमें तो इसमें मुझे तो लगता है हमारे भाई साहब कुछ बचने की बजाय सब टूट जाएंगे पैसे, क्योंकि सब कबाड़ हो चुके हैं 2-3 साल में जी। मुझे पता चला था कि यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो कोविड के वजह से छोड़ के चले गए थे 2 साल पहले, तो साइकिल बिक रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि लगभग सारी ख़राबी हैं और कुछ इसमें ठीक भी हैं।
और एक साइकिल मुझे पसंद आई थी, तो यह जो है 1200 रुपये से 1500 रुपये के बीच में चार्जेस कर रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में काम करने वाले मजदूरों की 5400 साइकिलों की कहानी विश्व साइकिल दिवस पर अपने आप आ गई। अगर ये जब्त ना होती तो 5400 साइकिलों से मजदूर यूपी के अलावा बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश तक जाते। इसी तरह अगर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी पंडितों को रोका नहीं जाता तो आज 4000 पंडित अपने ही देश में पलायन कर चुके होते। 35,000 धनिक लोग 8 सालों में भारत से पलायन कर विदेशों में बस गए, उन्हें किसी ने नहीं रोका। 4000 कश्मीरी पंडितों को पलायन करने से रोका जा रहा है। सहारनपुर की साइकिल की कहानी यहीं पर कश्मीरी पंडितों के पलायन को रोके जाने की कहानी से जुड़ जाती है। यह तस्वीर गुरुवार रात की है, जब अपनी कार में बैठकर कश्मीरी पंडित का यह परिवार जम्मू से निकल रहा है। दिन के वक्त भी ऐसी कारें देखी गई हैं। सरकार ने इन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है, लेकिन असुरक्षा आश्वासन से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन खबरों को अफवाह बताया है कि एयरपोर्ट पर कश्मीरी पंडितों का हुजूम जमा हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आम दिनों की तरह ही हजारों यात्री मौजूद थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी का दावा है कि इस भीड़ को कश्मीरी पंडितों का बताना पूरी तरह गलत है। उधर खबरें आ रही हैं कि जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं उन जगहों को सील किया गया है ताकि पलायन न कर सकें। श्रीनगर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रजनी बाला की हत्या के बाद हिंदू समाज के लोग सुरक्षा मांग रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे, जहां गृह मंत्री के साथ हालात पर चर्चा भी की। दरवाजा भी तोड़ दिया। तभी पहुंचे हैं, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। हम भी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैंप जो हैं मतलब पंडित कम्युनिटी के, उनको तो मतलब पुलिस ने काफ़ी मतलब बाहर से सील ही कर दिया हुआ है, आपने देखा होगा। चलो हम रेंटेड में थे तो ऐसे वैसे करके घर के कपड़ों में निकल लिए हम। चलो पहुंचे, अब देखते हैं आगे क्या रहेगा, गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोचती है, लेट्स सी। तो लास्ट टाइम जब राहुल भट्ट जी पे अटैक किया गया था और वो ऑफिस में बैठे हुए थे, तो सिचुएशन वाज वेरी क्लियर दैट वी वर फीलिंग हाईली अनसेफ इन दैट सिचुएशन। तो हमें उस दिन सर वहां से निकलना पड़ा और उसी दिन हम वहां से निकल आए सर, जिस दिन उसकी किलिंग हुई राहुल भट्ट की। सर बिल्कुल डर है वहाँ, मतलब अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं है, जो कि अलजी साहब ने खुद भी शेखपुरा में ये बाइट दी थी कि यहाँ अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं। वैसे ही अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो कोई भरोसा नहीं रहता, दिमाग में ऐसा चलता है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है तो ये शूट कर देगा। वहाँ ऐसी हालात है, वहाँ रहने लायक बिल्कुल माहौल नहीं, खासकर हिंदूज के लिए। तो आज बहुत सारी फैमिली वहाँ से रिलोकेट हो चुकी है जम्मू के लिए। फिलहाल तो अभी तक हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट पर ही थे, और मैं और मेरी फैमिली हम कल ही आए हैं, क्योंकि कल जब दिन में एक साथ 2 बार ये सब कुछ हुआ, तो कल पहले जब रजनी बाला की जब हमें सारी डिटेल्स पता चली, उसके बाद शाम को एक पिक्चर के साथ में एक हमारे पास एक नोटिस आता है विशाल नाम के लड़के का कि ही इज़ द नेक्स्ट वन, जिसकी पिक्चर के ऊपर नेक्स्ट वन लिखा हुआ था। आफ्टर दैट हमारी फैमिलीज जो थी वो काफ़ी घबरा गई कि अब ये जो है 90s का दोबारा से दौर शुरू हो गया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो उसके बाद हम चले गए। उसके बाद फिर हमारी कम्युनिटीज़ और मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग, जो हम लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, जहाँ पे आपके पास कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोगों ने फिर आपस में डिसाइड किया कि अब जब इतना कुछ हो रहा है तो अब हमें जाना चाहिए। नजीर मसूदी की इस रिपोर्ट में अनंतनाग के विनोद पंडित का कहना है कि सरकारी क्वार्टर में रहने वाले 80% कश्मीरी पंडितों का परिवार वहां से पलायन कर चुका है। बडगाम के शेखपुरा शरणार्थी शिविर में तनाव भरा सन्नाटा है। 36 घंटों में 3 लोगों को चुन चुन कर मारने के बाद यहां रहने वाले परिवारों में से कई परिवार पिछले 24 घंटे के दौरान यहां से जम्मू चले गए हैं। मैं यहाँ शेखपुरा माइग्रेंट कॉलोनी के बाहर हूँ, और आज ये देखिए एक गाड़ी यहाँ से आ रही है। इससे साफ लग रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों का आवाजाही है, आना या जाना इस पंडित कॉलोनी से, उसको बंद नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है आज उन पे बंदिशें नहीं हैं, लेकिन कई एक परिवार जो पहले ही यहाँ से पलायन कर चुके हैं जम्मू की तरफ। गुरुवार को बैंक में मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद आतंकवादियों ने बडगाम के ही चडूरा में बिहार के एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी। इसके बाद दहशत बढ़ गई। प्रधानमंत्री के विशेष रोजगार पैकेज के तहत 2010 के बाद से यहां पहुंचे तकरीबन 4000 परिवारों ने एक बार फिर पलायन शुरू कर दिया है। अनंतनाग के मट्टन से ज्यादातर पंडित कर्मचारी जाने लगे हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की।
जितनी भी क्वार्टर्स में हमारे पास फैमिली रहती थी लगभग उनमें 80 to 90% चले गए। अब 10-12 फैमिली टोटल रह गई होगी यहाँ पर। और रेंटेड एम्प्लॉय जो 250 लोग बाहर रहते थे तो लगभग तो 95% चले गए होंगे और जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे 1-2 दिन में। वो जो लोग जम्मू पहुंच चुके हैं उनका कहना है कि 1990 के सामूहिक पलायन के बाद ये दूसरा पलायन है। श्रीनगर में प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले अमित कौल का कहना है कि योजना बनाकर हमले किए गए हैं। जो लोग घाटी में रह गए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से खुद को बचाने की अपील की है। तो सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है। तो अभी हमारी बहन 3-4 दिन पहले मरी उस स्कूल प्रेमिसेस में। उससे पहले राहुल भाई मारे गए अपने ही ऑफिस के अंदर। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। घाटी के सुरक्षा के हालात को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की, लेकिन सबसे बड़ी चिंता आने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गोदी मीडिया के हिंदी अखबारों और चैनलों के जरिए हिंदी प्रदेशों में इसे धर्म का मुद्दा बना दिया जाता है। इसे तो नहीं बदला जा सकता क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अंकिलों और हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को धर्म के एंगल से ही कश्मीर समझ आता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन यह पूरा मामला प्रशासनिक और नीतिगत नाकामी का लगता है। इसे लेकर की जाने वाली धार्मिक राजनीति ने कश्मीर के लोगों का बहुत नुकसान किया। यही बात कश्मीरी पंडित कई दिनों से कह रहे हैं कि इस राजनीति के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमने प्राइम टाइम में कई बार कहा कि कश्मीर का मसला कश्मीर के लिए होता ही नहीं है, यूपी बिहार की राजनीति के लिए होता है। हिंदी प्रदेश के युवाओं में कश्मीर को लेकर जिस तरह से फीड किया गया है, अब उन्हें खुद कश्मीरी पंडित भी नहीं समझा सकते कि कैसे कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद उनकी मां ने जब यह बात कही, लेकिन किसी ने सुनी या नहीं सुनी किसे पता। कई कश्मीरी पंडितों ने कहा कि अपनी राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल मत कीजिए। 12 को हमारे भाई राहुल बच्चे की किलिंग कर दी गई थी, जो एक टारगेट किलिंग थी। और वो भी तहसील ऑफिस में, जो ऑफिस थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है, जहाँ एसडीएम भी बैठते हैं, वहाँ गार्ड्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो जब एक सेफ एंड सिक्योर ऑफिस में किसी की टारगेट किलिंग होती है, उनकी चेयर पे जाके उनको मार दिया जाता है, तो हम जैसे एम्प्लॉइज तो सेफ नहीं है। तो इसलिए हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल 2-3 डिमांड्स है, क्योंकि हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं। जॉब तो कर रहे हैं बट जीने का हक हमको शायद नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सरकार जो है, स्टेट जो है, वो इन दो चीज़ों को मिक्सअप ना करे। दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। वो एक नेशनल पॉलिसी है, इंटरनेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है, और हमारा एक इशू अलग है। वी आर ह्यूमन बींग्स राइट टू लिव, हमारी विद डिग्निटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ग्रांट करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो वो प्लीज़ ये दोनों चीज़ें मिक्सअप ना किया जाए और हमारे जो इश्यूज़ है वो जल्द से जल्द सॉल्व किए। तो मतलब ये जो आप कहते हैं, ये क्या वाजिब है कि जो आप कहते हैं कि आपको यहाँ से रिलोकेट किया जाए? वो वही कहते हैं अगर आप यहाँ से आए तो आतंकी उनकी कामयाबी होगी या पाकिस्तान की कामयाबी? देखिए सर, वो कहते हैं तो, लेकिन वो नहीं, हम उसको मानने को तैयार नहीं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस चीज़ और इस चीज़ को वो इकट्ठा ना करें। जब भी कश्मीर की बात होती है उसके इतिहास की बात होने लगती है, और जब अक्षय कुमार इतिहासकार की तरफ बात करने लग जाएं तो यह संकेत है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस देश में अपना इतिहासकार और इतिहास बोध पैदा कर लिया है। कश्मीर को लेकर हर बातचीत में वर्तमान बहुत कम होता है। अगर होता तो सवाल होता कि एक राज्य की विधानसभा को खत्म कर क्या मिला, एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर क्या मिला जब कश्मीर को 1 साल से ज्यादा तालाबंदी में रखा गया, क्या मिला जब कश्मीर जा रहे विपक्ष के नेताओं को श्रीनगर हवाई अड्डे से लौटा दिया गया। जो विपक्ष अपना चुनाव नहीं जीत पाता वो कश्मीर जाकर क्या कर लेता, लेकिन विपक्ष को लौटाकर किसी रहस्य की तरह यूरोपियन यूनियन के सांसदों को कश्मीर का दौरा कराकर क्या मिला और क्यों कराया गया। आपको याद है ना, जब अचानक इन काफिलों में यूरोपियन यूनियन के सांसदों का दौरा कराया गया और एक महिला मदी शर्मा की भूमिका सामने आई, उस वक्त मीडिया ने दिल्ली में इनके दफ्तरों का दौरा भी किया, लेकिन बाद में इस खबर को पलायन की कहानी की तरह दबा दिया गया। कश्मीर में आतंकवाद का सामना सब कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। अगस्त 2021 में बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान था कि 2 साल के भीतर कश्मीर घाटी में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मिलाकर 12 लोग मारे गए
और जम्मू में 11 लोग मारे गए। 9 अगस्त 2021 को जम्मू से बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। गुलाम रसूल डार बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। यह हत्या लाल चौक के इलाके में की गई। कश्मीरी पंडितों को पलायन से रोका जा रहा है। इसके पहले 3-4 हफ्ते से 4000 पंडित इसी बात के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। क्या यह कोई अनुचित मांग थी? क्या बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित जगहों पर नहीं भेजा था? 10 जुलाई 2020 के द हिंदू की इस खबर में यही तो है कि बीजेपी ने सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान छपा है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, इनके कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दी जाए। क्या कश्मीरी पंडित लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हिस्सा नहीं ले रहे या अपनी कुर्बानी नहीं दे रहे हैं? उनकी भागीदारी किसी तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कम नहीं मानी जा सकती। द वायर में अगस्त 2021 की एक खबर है कि आतंकी हमले को देखते हुए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। यह खबर भी पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखी गई है, आधिकारिक बयान नहीं है। वायर के अलावा किसी मुख्य जगह पर यह खबर नहीं दिखी। कश्मीरी पंडित केवल अपने समुदाय की हत्या से बेचैन नहीं हैं, उन्हें रियाज अहमद की हत्या भी बेचैन कर रही है और राजस्थान के विजय कुमार बनीवाल की हत्या भी। हालांकि हिंदी प्रदेश के नेता इस बात को नहीं समझेंगे और ना समझने देंगे, लेकिन बात यह है कि कश्मीर में अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख हैं। बेशक मुसलमानों को आतंकवादी मार रहे हैं, उन्हें भी निशाना बना रहे हैं और यह भी बड़ी चिंता की बात है। लेकिन अल्पसंख्यक का भय अलग होता है। उसके भय में यह भी शामिल होता है कि वह कम है या अकेला पड़ सकता है। वह भरोसा केवल इससे नहीं बन जाता कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं। ऐसे लोग 90 में भी खड़े थे और मारे गए, हालांकि उनका जिक्र नहीं किया जाता। ऐसे लोग आज भी खड़े हैं और मारे जा रहे हैं। पर आप यह बात हिंदी प्रदेश के युवाओं को अब नहीं समझा सकते। बेहतर है हिंदी प्रदेश के युवाओं के भीतर की सांप्रदायिकता को आदर्श गुण घोषित कर दिया जाए और इस सवाल पर लौटा जाए कि कितने दिनों से कश्मीरी पंडित सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं पहल की गई? क्यों नहीं प्रशासन को संदेश भेजा गया कि कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उसके मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए? रजनी बाला के पति राजकुमार का बयान छपा है कि उन्होंने कई बार शिक्षा अधिकारी से कहा कि पति पत्नी का तबादला एक ही स्कूल में कर दिया जाए। रजनी बाला ने कहा कि गोपालपुरा हाई स्कूल जाने में डर लगता है, जहां वे 5 साल से पढ़ा रही थीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार नहीं 4 बार इस बात की गुहार लगाई गई कि दोनों का तबादला एक साथ किसी एक स्कूल में कर दिया जाए और रजनी बाला को गोपालपुरा स्कूल से हटा दिया जाए। तब मुख्य शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अशरफ राथर ने उनकी अपील नहीं सुनी, ठुकरा दी। दोनों ने यही अपील कुलगाम के जिला उपायुक्त से भी की। तब डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने भरोसा दिलाया कि यह मसला विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं का है। आप लोग इतनी देर से यहां नौकरी कर रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा छपा है। राहुल भट्ट की भी हत्या हुई तो अमरीन भट्ट की भी, रजनी बाला की हत्या हुई तो सैफुल्ला कादरी की भी। पिछले साल आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 21 जवानों को शहीद कर दिया। प्रवासी मजदूरों की भी हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा। 2014 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वह घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी कराएगी। 2019 के घोषणा पत्र में इसे दोहराया गया है, लेकिन 8 साल बाद ये तस्वीरें बता रही हैं कि घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं हुआ है। कई अड़चने हैं, बल्कि अब तो पलायन शुरू हो गया है। ऐसे तो घोषणा पत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थियों की समस्या के समाधान की भी बात करता है, लेकिन अब तो सबसे पहले यही देखना है कि पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों से मिलने में प्रधानमंत्री मोदी कितना वक्त लगाते हैं। जनवरी 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों से मिलकर उनका दुख दर्द साझा किया था, समझा था। उसी समय की यह तस्वीर है। क्या इस बार घाटी से लौट रहे कश्मीरी पंडितों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे? गृहमंत्री अमित शाह इन कश्मीरी पंडितों से मिलने कब जाते हैं? अब मीडिया में ऐसे सवाल कम उठाए जाते हैं कि जिस रात घाटी से कश्मीरी पंडित पलायन के लिए सामान बांध रहे थे, उस रात गृहमंत्री दिल्ली में सिनेमा देख रहे थे। अगर यही काम राहुल गांधी ने किया होता तो सारा कवरेज इसी पर होता। लेकिन हम यह भी बताना जरूरी समझते हैं कि अमित शाह ने केवल फिल्म नहीं देखी, सुरक्षा सलाहकार के साथ कश्मीर के मसले पर चर्चा भी की।
अब सवालों की व्यवस्था इतनी बदल गई है कि अमित शाह का फिल्म देखना कोई बड़ी बात नहीं। पिछले एक महीने में देखें तो 8 से अधिक निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे चिन्हित कर करके गैर मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्योंकि 3 लोग इनमें से गैर मुसलमान हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से 13 मई से घाटी में अलग अलग कश्मीरी पंडितों का समूह धरने पर बैठा है, सरकार से मांग कर रहा है। वैसे लोग, सरकारी कर्मचारी खास करके, जिन्हें सरकार ने घाटी में अवस्थित किया था, वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि वहां से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन सरकार अपने 8 सालों के झूठे जश्न में व्यस्त है। कहीं आईपीएल का जश्न है, कहीं फिल्म का प्रमोशन है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में कौन ज्यादा सवाल करता है? राज्यसभा में शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, छाया वर्मा, समाजवादी पार्टी के सुखराम यादव और लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की माला रॉय ने कश्मीरी पंडितों को लेकर कई सवाल किए हैं। 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कश्मीरी पंडितों को लेकर 7 सवाल पूछे गए थे, लेकिन 2019 के बाद लोकसभा की साइट पर कश्मीरी पंडित सर्च करने पर 2 ही सवाल मिले। हमें यकीन नहीं हो रहा कि 2019 से लोकसभा में कश्मीरी पंडितों को लेकर 2 ही सवाल किए गए होंगे। अगर हमसे कोई चूक नहीं हुई है तो एक सवाल फारूक अब्दुल्ला ने किया है और एक माला रॉय ने। राज्यसभा में कश्मीरी पंडित सर्च करने पर 2019 से 2022 के बीच 11 सवाल मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में कितने लोग मारे गए हैं, इससे संबंधित एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय का कहना है कि 2020 में 2 हिंदुओं की हत्या हुई थी। 2021 के साल में 9 हिंदुओं की हत्या हुई। मार्च 2022 तक एक भी हिंदू की हत्या नहीं हुई। 2020 से 24 मार्च 2022 तक 4 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। लेकिन इस साल मई में ही टारगेट किलिंग की 7 घटनाएं हो चुकी हैं। पीडीपी नेता मोहित भान का कहना है कि पिछले 1 साल में आतंकवादियों के हमले में 44 मुसलमान भी मारे गए हैं। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संख्या से आप असुरक्षा बोध को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। कई समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हत्या की एक घटना से कश्मीरी पंडितों में 90 के समय की असुरक्षा जाग जाती है। उन्हें नहीं पता कि घटना अपवाद है या आतंकवादियों की व्यापक रणनीति का हिस्सा। 19 मई को गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषण दे रहे थे। उस भाषण को लगता है कश्मीरी पंडितों ने नहीं सुना। सुन लिया होता तो इस प्रभावी भाषण के 15 दिनों बाद पलायन कर ही नहीं सकते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते हुए इसको कर भी दिया। और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकर जलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं। समस्या यही है, कश्मीर की समस्या को भाषण की समस्या मान लिया गया है। भाषण में ही सारा समाधान बता दिया जाता है और ताली बज जाती है। उधर रजनी बाला, राहुल भट्ट, अमरीन भट्ट से लेकर सैफुल्ला कादरी पर गोलियां चल जाती हैं। सरकार ने संसद में जो आंकड़े दिए हैं उससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में 2018 की तुलना में 2019 के साल में भारी कमी आई थी। लेकिन 2019 से आगे के आंकड़े बताते हैं कि आतंकी हमलों की संख्या बहुत ऊपर नीचे नहीं हो रही है। इसी 6 अप्रैल को राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि 2018 में 417 आतंकवादी हमले हुए, 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 में 229 आतंकवादी हमले हुए हैं। 2 फरवरी को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया है कि 5 अगस्त 2019 से लेकर जनवरी 2022 तक जम्मू कश्मीर में 439 आतंकवादी मारे गए, 98 नागरिकों की भी जान गई, 109 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। आतंकवादी कहां से आ रहे हैं, बाहर से या भीतर से, इस पर सरकार को ऑफ रिकॉर्ड के रास्ते से नहीं, ऑन रिकॉर्ड के रास्ते बताना चाहिए। नीता शर्मा ने ndtv.com के लिए लिखा है कि स्थानीय युवा आतंक की राह पर जा रहे हैं, जिसके कारण चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंची है कि पिछले 1 महीने में 3 दर्जन युवा लापता हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर दक्षिण कश्मीर के बताए जाते हैं। इनकी उम्र 18 से 25 साल की है। मई महीने में ही 27 आतंकवादी मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें से 20 लोकल हैं। सरकार इसका काट निकालने की रणनीति पर काम कर रही है।
अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की भी समीक्षा अब की जाने लगी है। कश्मीर फिर से असुरक्षित हो रहा है। राज्य में विधानसभा बहाल नहीं हुई है। राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा भी अधूरा है। इसके बगैर जवाबदेही के जितने भी सवाल हैं केंद्र सरकार की तरफ जाते हैं, बशर्ते कि विस्तार से जवाब भी लौटे। अमेरिका में बंदूक संस्कृति और हमले को लेकर भारत ने चिंता जताई है। अमेरिका भारत को लेकर चिंता जताते रहता है। चिंताओं का जवाब चिंता से दिया जाने लगा है। इस बीच टर्की में मुद्रास्फीति 73% से ऊपर पहुंच गई है मई के महीने में। सोचिए महंगाई का क्या हाल होगा। 24 साल में सबसे ज्यादा है। आर्थिक हालत तो पाकिस्तान की भी खराब बताई जा रही है। ग्लोबल न्यूज बता रहा हूं ताकि ध्यान भटक सके, और आप भटकते रहिए लेकिन ब्रेक ले लीजिए। रोजगार की अर्थव्यवस्था में साइकिल कम कमाई का प्रतीक है। कम कमाने वाले लोग साइकिल से ही दफ्तर जाते हैं और घर आते हैं। अब साइकिल कम कमाई का एक नया जरिया बनकर उभर रही है। आज साइकिल दिवस है और जब ये जोमेटो और स्विगी का डिलीवर साइकिल में कर रहे हैं तो इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप जोमेटो का डिलीवर साइकिल में कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों? खोल दीजिए। जो हमारे पास सुविधा है, साइकिल ही है हमारे पास, इसलिए हम साइकिल से कर रहे हैं। बाइक हम खरीद नहीं सकते। बाइक नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते सर। अच्छा। हाँ जी। तो बाइक मतलब पैसे नहीं है? नहीं। अच्छा, तो साइकिल में जैसे आप रोज कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हैं? मैं 11 बजे से 7 बजे तक चलाता हूँ। 11 से 7 तक साइकिल चलाते हैं आप? हाँ। इतना धूप है दिल्ली में, तो ये गर्मी में कैसे साइकिल चलाते हैं आप? ये बांध रखा है सर पे। यही सब कुछ है आपके लिए? बस। हाँ, और क्या। ये देखिए समस्या होता होगा। समझ लीजिए डिलीवरी है, आपको समय पे करना है और वहाँ से जो ऑर्डर जिसने किया वो फ़ोन कर रहा है, तो कितना तेज़ से साइकिल चलाते हैं आप? तेज़ चलाना पड़ता है सर, क्योंकि ऑर्डर हमें टाइम पे पहुंचाना होता है। अगर टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंचा तो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर कैंसिल हो गया तो? कैंसिल हो गया तो फिर हमारे क्या हो जाता है? हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाती है। जो पैसे जितना भी ऑर्डर होता है ना, हाँ। उस हिसाब से पैसे हमारे कट जाते हैं। अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया तो पैसा कट जाएगा? हाँ जी। समझ लीजिए ऑर्डर अगर हम टाइम से नहीं पहुंचा पा रहे और डिलीवरी नहीं कर पा रहे तो हमारा वो अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है बीच रोड में ही, तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगा। नहीं तो हम लेट से जाते तो कस्टमर तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अच्छा, कितना पेनल्टी लगता है? पेनल्टी ऑर्डर के हिसाब से लगता है, जितने का ऑर्डर होता है। समझ लीजिए मैं 500 का ऑर्डर किया हूँ तो 500 550 लगेगा पेनल्टी लगेगा। तो कितने पैसे मिलता है आपको? हमें दिन भर में अगर कमाओ तो 600-700 रुपये मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता नहीं है। 600-700 रुपया में अगर 500 रुपया पेनल्टी चला गया तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाते सर। अगर हम कस्टमर केयर को फ़ोन भी करते हैं तो 2 दिन 3 दिन में फ़ोन करता है, उससे पहले करना है नहीं। अच्छा। अभी कोई भी पहले जो सिस्टम था वो ठीक ठाक था। पहले टिकट रेस करने के बाद हमें फ़ोन जल्दी आ जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं आता। जब तक हम कंप्लेन 3-4 दिन रेगुलर ना डालें जब तक नहीं आता। अभी सबका वही हाल है। तो कब से आप ये डिलीवर साइकिल स्विगी का कब से कर रहे हैं? मैं कल तकरीबन मुझे हो गया 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने। पहले गाड़ी पे करते थे, साइकिल से शुरू किया? पहले साइकिल से शुरू किया मैंने। आप भी क्यों साइकिल में क्यों किया आपने? सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, गाड़ी कहाँ से ले पाएंगे। इतना कमाई हो नहीं रहा जो हम गाड़ी ले ले। तो कितना तेज से साइकिल चलाते हैं आप? कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी करते हैं? 12 बजे से रात को 11 भी बजाते हैं, 12 भी बजाते हैं, जब तक हमारे कुछ पैसे नहीं आते। आपका पेनल्टी लग जाता है 500 रुपया? वो तो कैंसिल होने के बाद हमें अगर जैसे टाइम से नहीं पहुंचा पाते तो पेनल्टी लगेगी। या फिर कस्टमर क्या करते हैं, कभी कभार फ़ोन कर देते कंपनी में। हाँ। तो कंपनी वाले हमारे पास फ़ोन करके फोर्स करते हैं, अगर आप जल्दी से नहीं डिलीवर कर पा रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। जैसे हमें ये भी बोलता है कि जैसे कस्टमर ने यहाँ से कट पड़े सारा चीज़ हम यहाँ पर है इस जगह पर, तो अगर यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर दिया है, हमें वो बुला रहे हैं यहाँ से बसंत विहार, ऑर्डर हमें यहीं से यहीं उठानी है। अगर हम कस्टमर केयर को फ़ोन करके बोलेंगे सर वो ज़्यादा दूर बुला रहे हैं, वो हमारे पैसे वो किलोमीटर का मैनेज होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं जो वीकली में हो जाएगा। वीकली में क्या करते हैं ये लोग, रेटिंग देते हैं। हमारे में जैसे ये 5 स्टार है रेटिंग है, ये 5 स्टार रेटिंग है। अगर ये रेटिंग में से अगर हमें
4.5 आ गया इसमें। तो इसमें भी हमारे जो हमारे वो बोलते हैं, जो पहले जो बोल रखे हैं ना, जो आपको वीकली में देगा, वो भी नहीं देते, कुछ ही नहीं देते हमें। लेट हो जाते तो हमारे पैसे पूरा जो इंसेंटिव भी मिलता है हमें 200 रुपये, वो भी नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, ये भी इंसेंटिव भी नहीं मिलता? नहीं मिलेगा। अगर अगर लेट किए फिर उसका फाइन भी लग जाता है? फाइन का मतलब क्या हुआ सर, ऑर्डर नहीं मिलेगा, इंसेंटिव 200 रुपये। अगर पूरे दिन में हम 400 का काम करते हैं, 425 का, जब जाके हमें 200 रुपये मिलता है, यानी कि 600 रुपये हो गए। अच्छा, अब बताओ, रोज़ हमें ऐसे ही मिलता है, कभी कभार 450 रुपये पैसे हो भी नहीं पाते हैं। पूरे दिन काम करने के बावजूद भी जितना होता है उतना ही हमें दे देते हैं, उससे ना ज़्यादा देता है ना कम देता है। अभी पहले ठीक था, जो ऑर्डर के हिसाब से दे देते हैं, जैसे 13 ऑर्डर पे 700 हो गए, 19 ऑर्डर पे 900 हो गए, 21 ऑर्डर पे 1200 हो गए। अब वो इसे भी पूरा हटा के हमें सिर्फ कर दिया है, 425 का काम करोगे तो 200 रुपये मिलेगा, 800 का काम करोगे तो 400 रुपये। कितना किराया देते हैं आप? मेरा किराया महीने के 4000 रुपये चले जाते हैं। हमारे जितना भी काम करते हैं हम रोज़ के दिहाड़ी चले जाते हैं किराए में, या फिर खाने में, राशन पानी में कुछ बच नहीं पाता है। कुछ नहीं बचता? कुछ नहीं। आपका भी यही हाल हमारा भी है सर, क्योंकि हमें रोज़ का कमाना है, रोज़ का खाना है बस। अच्छा। हाँ, बैंक बैलेंस हमारे पास कुछ है नहीं। अच्छा, जो कमा के ले जाएंगे उसी से खर्चा चलेगा, बच्चे खाएंगे। सर कहीं जॉब मिल भी नहीं रहे। अच्छा, जॉब मिलते तो हम इसमें नहीं करते, क्योंकि हमारे परिवार को भी देखना पड़ता है ना सर। घर में कमाने वाला एक हो, जब खाने वाला 2 हो, तो होता ही है ऐसा। अभी कहीं जॉब मिल नहीं रहा, अभी जॉब ढूंढ भी रहा हूँ तो जॉब ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा। इतना तेज से साइकिल चलाते होंगे आप इस गर्मी में, क्यों 11 बजे आप निकलते, 12 बजे? साइकिल इतना तेज चलाते कि हमारे दोनों पैर दर्द होने लग जाता है शाम के टाइम। फिर ये तो साइकिल अगर कहीं पे खराब हो गया, अब ये गर्मी है, समझ लीजिए टायर पंक्चर हो गया, तो क्या करेंगे आप? हो गया सर, कल ही हुआ था, इसलिए मुझे काम छोड़ के जाना पड़ा था। अच्छा, काम छोड़ के जाना पड़ा था। आपके साथ भी ऐसा होता है? टायर पंक्चर हो गया, गर्मी है, मतलब क्या बहुत तेज चलाते हैं क्या? हाँ, तेज तो चलाना पड़ता सर। अभी मैं देखा कि आप यहीं खड़े थे, फोन पे बात कर रहे थे किसी कस्टमर से, वो समझा शायद कोई महिला थी, शायद समझा रही थी इधर आ जाओ उधर आ जाओ। कितना आप टेंशन में दिख रहे थे, आप शक्ल में बहुत टेंशन था। टेंशन क्या, जब सर ऑर्डर लेट होता है ना तो टेंशन तो होती ही है। अब यहाँ लोकेशन हमारी यहाँ ख़त्म हो गई, अब यहाँ से। अच्छा, यहीं पे ख़त्म हो गई? हाँ, तो अब यहाँ से मेरे को अंदर जाना है, अंदर एक हॉस्टल पड़ता है कोई, तो उस हॉस्टल पे पहुंचना था हमको। अच्छा, तो लोकेशन नहीं मिल रहा था, आपका लोकेशन यही खत्म हो गया? हाँ। तो आप कस्टमर को फ़ोन किए कहाँ? हाँ। मतलब देखिए, ये गूगल मैप का ज़माना है, कई बार क्या होता है कि आपके लोकेशन कहीं ख़त्म हो जाता है। आप बताइए, अगर इनका लोकेशन यही ख़त्म हो गया तो यहाँ तो कुछ घर है नहीं है, और जो जिसने ऑर्डर किया है उसका घर अंदर है, तो ये फिर फ़ोन करेंगे, फिर ये समझेंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे तो लेट होगा। अगर लेट हो गया तो फिर इनका जो है फाइन लग जाएगा, इनके ऊपर इंसेंटिव जो है इनका कट जाएगा। कितनी बार होता है, लोकेशन यहाँ का है, उन्होंने अंदर के दे दिया, अब फ़ोन करके बोलेंगे जी कहाँ पर आनी है, यहाँ पर आ जा, वहाँ पर आ जा। मिस बिहेवियर भी बहुत सा हमारे साथ करते, डिलीवरी भी करते बहुत ज़्यादा। और खाना ठंडा हो गया तो तू समझ, तेरा वो है, हम कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन करते हैं, हमारे जितना भी होता है 10 रुपये काट लेता है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।